13 अप्रैल 2023 को दोपहर लगभग 1:30 के आसपास प्रयागराज के सीजीएम कोर्ट में एक केस की सुनवाई चल रही थी, जिसमें 2 आरोपी थे। पहला प्रयागराज का बाहुबली अतीक अहमद और दूसरा उसका भाई अशरफ अली। लोगों से कोर्ट खचाखच भरा हुआ था, तभी एक नोटिफिकेशन ज़्यादातर लोगों के मोबाइल पर गिरता है और बेल बजती है। लोग अपना मोबाइल निकाल के देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको यकीन नहीं आता है, तो उस पोर्टल को, उस वेबसाइट को खंगालना शुरू कर देते हैं कि वाकई यह बात सच्ची है या फेक है। उनको तब भी यकीन नहीं होता है, तो आपस में बैठे लोगों से कंफर्म करना शुरू कर देते हैं। और कोर्ट की कार्यवाही चल ही रही थी, तब तक एक व्यक्ति निकलकर बाहर जाता है और उसने एक फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगाकर वो पूछता है कि ये जो न्यूज़ चल रही है, लोगों के मोबाइल पे मैसेज चल रहा है, क्या इसमें सच्चाई है या फेक है। तो उधर से आवाज़ आता है कि ये जो न्यूज़ चल रही है वो 100% सत्य है। यह बात वो जानकर फ़ोन चुपचाप रख देता है और फिर से कोर्ट में एंट्री कर देता है। अतीक अहमद के पास जाता है और उनके कान में कुछ कहता है। उसकी बातें सुनकर अतीक अहमद फूट-फूट कर चिल्लाने लगता है, रोने लगता है और कहता है कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। जी हाँ, वो जो न्यूज़ चल रही थी, वो उसके बेटे असद अहमद के बारे में ही चल रही थी, जिसका लोगों को नोटिफ़िकेशन आया था, उसका एनकाउंटर हो चुका था। यह पहली मर्तबा हुआ था जो उसके परिवार में, ख़ानदान में किसी को ये दुनिया छोड़कर जानी पड़ी थी, क्योंकि वो तब तक गोलियाँ मरवाता था, तब तक जब तक उसके सामने वाला व्यक्ति मर नहीं जाता था, लगातार गोलियों से भुनवाता रहता था। और यहाँ तक कि उसके पक्ष में जो व्यक्ति रहा करते थे, वो गोलियाँ खा लेते थे, लेकिन इनके परिवार पर आँच नहीं आने देते थे। लेकिन आज का जो समय था, वो अतीक अहमद के लिए बिल्कुल भारी पड़ने वाला था। उसका अपना कोई गया था इस दुनिया को छोड़ के। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार चौहान अपने इस एपिसोड कहानी कंटिन्यू में आपका स्वागत करता हूँ। दरअसल यह कहानी शुरू होती है इलाहाबाद से। इलाहाबाद, जिसे प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज कहा जाता है, वहाँ का एक व्यक्ति था टांगे वाला फ़िरोज़ अहमद, जो इलाहाबाद के एक चकिया नामक मोहल्ले से बिलॉन्ग करता था। वो टांगा चलाया करता था, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुँचाया करता था, सवारियाँ ढोता था। आप इतने से ही आइडिया लगा सकते हैं कि एक टांगे वाला या एक रिक्शा चलाने वाला कितना कमा सकता है। फ़िरोज़ अहमद नाम का तांगे वाला था, जो सवारी भरकर अपने जीविकोपार्जन का साधन किया करता था। उसी का बेटा है अतीक अहमद, जो कि 17 साल की उम्र में एक मर्डर कर देता है और अपने इलाके में दहशत के नाम से जाना जाता है। वो जब उसके मर्डर की खबर वहाँ के नामी गुंडा चाँद बाबा को पता चलती है, तो वो उसको अपने गैंग में शामिल कर लेता है और अपने गैंग का हिस्सा बना लेता है। चाँद बाबा के साथ काम करके वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाता है, तो उसने राजनीति के क्षेत्र में आना चाहा और उसने तैयारी कर ली 1989 में विधानसभा की चुनाव लड़ने की। और यह बात चुनाव लड़ने का चाँद बाबा को, उसके अतीक अहमद को बीच में खटास पैदा कर देती है। चाँद बाबा वहीं के रोशनबाग में एक जब्बार होटल था, वो अतीक अहमद को मारने जाता है, लेकिन उस दिन किसी न किसी को मरना ही था। बात उल्टी पड़ गई, चाँद बाबा को ही बम लग गया और अतीक अहमद ने उसका चैप्टर समाप्त कर दिया। वहीं से स्टार्ट होता है अतीक अहमद के गुंडा राज का सिलसिला। सन 1992 में अशरफ में 200-250 राउंड लगभग गोली चलाता है, हवा में, फील्ड में, और अपने दबदबे का नुमाइश करता है लोगों के सामने और डराता है लोगों को कि उन लोगों से बड़ा, उन लोगों से खतरनाक कोई व्यक्ति नहीं। हालाँकि अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था, विधायक बन चुका था और वो इस बात का एन्जॉय भी कर रहा था। सन 1995 में जब अतीक अहमद का इलाहाबाद में काफ़िला चल रहा था, तो एक व्यक्ति अशोक साहू नाम का उसी रास्ते से गुज़र रहा था। शायद उसको कहीं जाना था,
वो जल्दी में था। उसने अतीक अहमद के काफ़िलों को ओवरटेक कर दिया। अतीक अहमद ने देखा, उसके गुंडों ने उसको पकड़ लिया और अतीक अहमद के पास लाए। वो बोले कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे काफ़िलों को ओवरटेक करने को। अशोक कहता है कि साहब मैं जल्दी में हूँ, मुझे इमरजेंसी में कहीं जाना है, मुझे छोड़ दीजिए। इतना सुनते ही उसके गुंडों ने उसको बहुत मारा, बहुत पीटा। फिर उसके बाद फिर अशोक बोलता है कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाना है जल्दी से, बहुत देर हो रहा है, कुछ इमरजेंसी है। फिर उसके बाद उसके गुंडों ने एक भी नहीं सुनी, उसको तुरंत गोलियों से भून दिया। वो ऑन द स्पॉट वहीं मर गया। और यह खबर 1995 में सुर्खियों में रहा, लेकिन न कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई केस हुआ, न कोई सुनवाई हुई। और मारे डर के कोई थाने में नहीं रिपोर्ट लिखाया, न ही कोई अपील करने गया, क्योंकि कि जो जाने वाला व्यक्ति था वो तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा, जो है वो कम से कम सुरक्षित जीवित रहे। ठीक उसी प्रकार 2002 में नस्ल पार्षद हुई, उनको भी गोलियों से भून दिया गया। और 2003 में बीजेपी के एक नेता थे अशरफ, उन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाया तो उनको भी गोलियों से भून दिया गया। उनके समाज के लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। अतीक अहमद लगातार 5 बार विधायक रहने के बाद अब उसकी इच्छा थी कि वो इलाहाबाद के फूलपुर से सांसद बने, और वो वहाँ से चुनाव लड़ता है, सांसद बन भी जाता है और अपने भाई को इलाहाबाद के पश्चिमी क्षेत्र से विधायकी का चुनाव लड़वाना चाहता है। लेकिन उसी के दोस्त, अतीक अहमद के दोस्त राजू पाल से उसकी खटपट हो जाती है। राजू पाल उसी सीट से, इलाहाबाद पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ता है और विधायक बन जाता है। यह बात अतीक अहमद को बहुत नागवार गुजरी और 25 जनवरी 2005 को राजू पाल जो विधायक बन चुके थे, वो हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ आ रहे थे। तब तक इनके गुंडों ने राजू पाल का पीछा किया, जो विधायक हैं उनका पीछा करते करते, उनके क्वालिस गाड़ी का पीछा करते करते वो एक जगह ब्लॉक कर देते हैं और उनके गाड़ियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं। लगभग 8-10 गोलियां लगी। उसके साथ 2 लोग थे, संदीप यादव और देवीलाल, वो दोनों लोग भी जगह पर दम तोड़ दिए। उन लोग के जाने के बाद एक साथी ने राजू पाल को देखा तो उनको लगा कि शायद राजू पाल जीवित है, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा तो शायद बच जाएंगे। वो एक खून से सले लथपथ शरीर को हॉस्पिटल लेके जाता है और जैसे फिर से गुंडों को पता चलता है, वो फिर से उस टेम्पो का पीछा करते हुए 5 किलोमीटर तक उसको दौड़ाते हैं और फिर जो जितने टेम्पो में लोग मौजूद थे सबको फिर से गोलियां मारकर वहीं पर मौत की नींद सुला देते हैं। राजू पाल विधायक को टोटल 19 गोलियां लगी थी, जिनको बेरहमी से मार दिया गया था। कसूर बस इतना था कि उनके सामने उनके ही सीट पर चुनाव लड़े और जीत गए, जनता के प्यार हासिल किए, इसलिए उनको मौत की नींद अतीक अहमद ने सुला दिया। ठीक उसी प्रकार 25 अक्टूबर 2015 को आबिद प्रधान और उसके ड्राइवर और उनका एक साथी अलकमा को भी इन लोगों ने गोलियों से भून दिया। जरा भी ये लोग अफसोस नहीं करते थे, जरा भी किसी के प्रति शिकन नहीं था, बिंदास गोली चलाते थे और तब तक गोली मारते थे जब तक वो व्यक्ति सामने वाला मर नहीं जाता था। अगस्त 2015 की बात है, लखनऊ पीजीआई के पास एक सुशील गुरनारी बिजनेसमैन था, जो एक अपने प्लॉट के निर्माण कार्य करा रहा था। उसके प्लॉट पर अतीक अहमद अपने 40-50 गुंडों के साथ पूरे असलहों से लैस होकर जाता है और कहता है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कि सुशील जी, अब ये जो प्रॉपर्टी पर आप निर्माण कार्य कर रहे हैं अब वो आपकी नहीं रही, अब वो हमारी हो चुकी है, अब इसकी आस आप छोड़ दीजिए। फिर भी सुशील डरे नहीं, वो बड़े बड़े अधिकारियों से मिले, अपना सोच लगाए, प्रयास किए। उससे तो उनको राहत मिल गया, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं मिली। वो मामला कोर्ट में चला गया, जिसका केस अभी तक चल रहा है।
29 दिसंबर 2018 की बात है। रियल एस्टेट व्यापारी मोहित जायसवाल को अतीक अहमद के दोनों बेटे ने अगवा कर लिया। अतीक अहमद का पहला बेटा मोहम्मद उमर और दूसरा बेटा मोहम्मद अली, इन दोनों ने मोहित जायसवाल को किडनैप करके देवरिया थाने के जेल में ले गए और वहाँ पर मोहित जायसवाल को इतना मारा, इतना पीटा, जब वो बिल्कुल अधमरे हो गए तो उनसे लगभग 40 करोड़ की प्रॉपर्टी पर साइन करवाया और उनका एक एसयूवी कार था उसको भी हथिया लिया। हालांकि बीजेपी सरकार से पहले मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने इनको गिरफ्तार करने का बहुत प्रयास किया लेकिन यह पकड़ से बाहर रहे। इस वजह से अतीक अहमद की कुर्की नीलामी स्टार्ट कर दी। कुर्की स्टार्ट होने से पहले अतीक अहमद ने दिल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे उसको गिरफ्तार किया गया। यूपी से उसको गुजरात के साबरमती जेल में रखा गया। वहाँ से भी वो उसका गुंडा राज कम नहीं हो रहा था, वहाँ से भी लगातार वो अपना गुंडागर्दी जारी रखा करता था। 44 सेकंड का वीडियो जो सोशल मीडिया पर कुछ दिनों पहले 24 फरवरी 2023 को वायरल हुआ, जिसमें उमेश पाल एडवोकेट जो राजू पाल विधायक के आंखों देखी चश्मदीद गवाह थे, उनको भी गोलियों से भून दिया गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। एक अतीक अहमद का लड़का असद अहमद, उसके सभी साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम अरमान, साबिर, शाहरुख, पिट्टू, सभी लोग शामिल थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ चेहरा नज़र आता है। जैसे ही वकील साहब अपने घर की तरफ जाने का रुख करते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, तभी उनके आसपास में जो लोग खड़े थे, कोई दुकान से सामान खरीदने का नाटक कर रहा है तो कोई रास्ते में खड़े होने का नाटक करता है, कोई बम फेंकता है, कोई गोलियां चलाता है। लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी थे उमेश पाल के पास, पहला संदीप निषाद और दूसरा राघवेंद्र सिंह, जो इनके सिक्योरिटी के लिए लगाए गए थे। इन दोनों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, पुलिस कर्मियों को भी बम मार के और गोली मार के उनकी हत्या कर दी। तब से पुलिस महकमे का होश उड़ा हुआ है और पुलिस असद अहमद और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन उन सब का पता नहीं चल रहा था। यह जो 13 अप्रैल की दोपहर में जो केस की सुनवाई चल रही थी, उस समय लोगों के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया था। वो नोटिफिकेशन यही था कि जो मर्डरर था, जो शूटर था असद अहमद, वो पुलिस के हाथों मारा गया। क्योंकि गिरफ्तारी करने के लिए जो तत्परता पुलिस ने दिखाई, एसटीएफ टीम ने दिखाई, वो झांसी में कहीं छुपा हुआ था। उसको आत्मसमर्पण के लिए अनाउंस किया गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। वो न्यूज़ जानकर सभी लोग हैरान हो रहे थे कोर्ट में 13 अप्रैल 2023 को। और अतीक अहमद के 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, असद अहमद, अजहम और अवान। उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, जिस पर 50,000 का इनाम है, और उनकी बहन आयशा नूरी, जो अभी भी फरार है, और जो बच्चे हैं उनको बाल संरक्षण गृह में रखा गया है, क्योंकि अभी वो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। पुलिस को और भी मामलों में तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जीवन आम नहीं है, किसी भी व्यक्ति का जान इतना सस्ता नहीं है। पुलिसकर्मी की हत्या होने के बाद तत्परता दिखाई, यह दोहरापन नहीं होना चाहिए। और लगभग हर लोगों के आसपास गुंडे मवाली टाइप के लोग उभरते रहते हैं। हर गली मोहल्ला चट्टी चौराहे पर गुंडे, छिनैती करने वाले, मार धाड़ करने वाले, गोलीबारी करने वाले लोग उभरते रहते हैं, या अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन योगी राज के सरकार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, नहीं होना चाहिए। सब पर लगाम रखना चाहिए, क्योंकि हर नागरिक स्वतंत्र है, सबको अपना जीवन जीने का हक है। चाहे वो पुलिस हो, चाहे सरकार हो, चाहे नागरिक हो, सबको सुरक्षित रहना चाहिए।
हम आपको इस खबर से व्यतीत नहीं करना चाहते, नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं कि जहाँ आप रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने साथ-साथ और लोगों का भी ध्यान रखिए, ताकि कोई घटना, कोई वारदात होने वाली हो तो तुरंत पुलिस को खबर दीजिए, ताकि बड़ी समस्याओं से टल सके, सब कुछ सुरक्षित हो सके। नमस्कार।